नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते हैं 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस कॉल देते हैं, एक मैसेज आपको मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है और लिंक को जैसे ही आप छूते हैं, क्लिक करते हैं, आपको वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसे रिकॉर्ड करके आप हमें जरूर भेजिए। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो देश को आवाज देने वाले इस शो में आज बात उत्तर प्रदेश में बनी कानून व्यवस्था की, कुआं और खाई की, जिसमें बीच में फंस गए हैं सीएम योगी। एक तरफ सहारनपुर की दलित सवर्ण हिंसा, तो दूसरी तरफ जेवर में हुआ गैंगरेप। प्रदेश में अपराधों की तो जैसे बाढ़ आ गई है। सरकार तबादले पर तबादले कर रही है और योगी के मंत्री कानून व्यवस्था पर क्या कह रहे हैं? आजम खान की जुबान बोल रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है कि वादे तो आपने बड़े बड़े किए थे, अब डिब्बा गोल क्यों है? हमारी मांग है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केवल अधिकारियों की नहीं, बल्कि संबंधित मंत्रियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो रिपोर्ट देखिए और बजा दीजिए घंटी। देश का सबसे बड़ा प्रदेश यूपी दो मोर्चों पर फंसा है। एक तरफ सियासी रंग में रंगी दिख रही जातीय हिंसा है, दूसरी तरफ अपराध के दानव के चंगुल में जनता है। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, लेकिन जनता पूछ रही है अब हम क्या करें। आज सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे कानून राज स्थापित करने के क्या थे दावे और क्या है जमीनी हकीकत। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है। फिर हमें कट्टे चाकू की नोक पे हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। औरतों को ले गए, औरतों के साथ में बलात्कार करा। आपकी टीवी स्क्रीन पर धुंधले कर दिए गए ये चेहरे उस दर्द की गवाही हैं जो बुधवार देर रात इस परिवार ने झेला। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में विकास की नजीर के तौर पर दिखाए जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के करीब इस कार में बैठकर जेवर से बुलंदशहर जा रहे परिवार को हथियारबंद बदमाशों ने रोका, लूटपाट की। विरोध हुआ तो कार में बैठी 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। बदमाशों ने बाकायदा शरीर पर बनाए हैं। एक एक जख्म जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। किस कदर जो है बेरहमी दरिंदगी जो है बदमाशों ने दिखाई है। हमारे दोनों पीछे से पैर ऐसे बांध दिए, हाथ और ये टांगे बांध दी है और मुंह गाड़ दिया हमारा जमीन में को। तो हम क्या देखेंगे? कुछ भी ना। औरतों को ले गए, औरतों के साथ में बलात्कार करा। अपराध का सांप निकल गया तो कानून की बेदम हो चुकी लाठी पीटने अब आईजी, डीआईजी, एसएसपी सब घटना स्थल दौड़ने लगे। आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद ही अपराधियों को उल्टा लटका देने का दावा करने वाली बीजेपी के राज में पुलिस ही इतनी विभत्स वारदात की खबर मिलने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। लगभग 2:36 पे या 2:30 बजे के आसपास जो हमको फाइनली जो पीआरवी को कॉल मिली, उसके बाद विदिन 10 मिनट्स जो पुलिस की गाड़ियां थी वो पहुंच गई थी। और पुलिस को खबर 2:32 पे दी गई और इस प्रक्रिया में करीब 3:53 पर पुलिस हमारे साथ चली। 1.5 घंटे लगे। हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो। हाईवे से कितनी दूर है वो? हाईवे से 3 किलोमीटर के, मात्र 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर में 1.5 घंटे लगे। क्या कहती है पुलिस, क्यों नहीं आ पाई? पुलिस को जब सूचित किया तो पुलिस ने गाड़ी का नंबर मांगा, गाड़ी का रंग मांगा, गाड़ी का मॉडल मांगा। बार बार वो कहते रहे कि आप हमसे कांटेक्ट करते रहना और बने रहना लाइन पर, हम आपसे बात करते रहेंगे। ठीक है। जगह की लोकेशन मांगते रहे कि ये साबोता गांव कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से ज़िले में नहीं पड़ता है। सीमा विवाद में उलझी रही। हाँ, उलझी रही। इसी बीच में 3:53 पर बोली कि जी ऐसा है, आप यहाँ जाओ झाझा रोड पर हमको
मिल जाएंगे। हमने कहा प्रज्ञान पब्लिक स्कूल पे आ जाओ, बोले ना वहाँ नहीं, जहाजा रोड पे आप आ जाओ। घटना स्थल से जेवर थाना आखिर कितनी दूरी पर है, इस बात की पड़ताल की संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। इस वक्त मेरी घड़ी में 2:15 बज रहे हैं, यानी कि 2:15 और मेरे दाएं में वो घटना स्थल है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और ये जेवर से बुलंदशहर जाने वाला एक राजकीय राजमार्ग है जिस पर हमेशा ट्रैफिक चलता रहता है। आज हम इस स्पॉट से जेवर के थाने तक अपनी गाड़ी से जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पुलिस उस थाने से इस घटना स्थल पर आती तो उसे कितना वक्त लगता। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जेवर थाने में। जेवर थाना जो कि इस पूरी वारदात का वो थाना है जहां से पुलिस इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन जो वारदात की जगह है साबौता गांव, जो कि बुलंदशहर जेवर स्टेट हाईवे पे है, वो यहाँ से मात्र 15 मिनट की दूरी पे है, क्योंकि 2:15 पर हम अपनी घड़ी से चले थे और 2:30 हो रहे हैं, यानी कि 15 मिनट। यूपी के जेवर में गैंगरेप के आरोप और हत्या के मामले में एक शक भी परिजनों ने जताया है कि आरोपी पहचान वाले हो सकते हैं, लेकिन इससे ये सच नहीं छिप सकता कि अपराध हुआ है। अपराधी बेखौफ हुए हैं। अपराधों की जद में यूपी का सिर्फ एक ही शहर नहीं है। मुजफ्फरनगर में तो हद हो गई। राशन देने के नाम पर इन 2 नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाकर रेप किया गया। हम लोग राशन लेने गए थे पहले, फिर हमें वहाँ पे से अंदर का लड़का मिला। वो कहने लगा उनको तुम्हारा राशन शाम के टाइम आएगा, तो शाम के टाइम हम किसी को बुलाने भेज देंगे। फिर उसने एक लड़के को बुलाने भेजा शाम के टाइम। हम उसके पीछे पीछे चले गए और फिर हमें कट्टे चाकू की नोक पर हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं ताकि वो इस बात को समझ सकें कि सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को चौपट करने में पीछे नहीं हैं। अगर अखिलेश राज में थानों पर किसी एक जाति विशेष के लोगों के कब्जे का आरोप लगता था तो योगी राज में भी थानों पर हिंदुत्व ब्रिगेड और बीजेपी के लोग अपनी धौंस जमाकर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मुरादाबाद में कोतवाली के भीतर ही दरोगा पर तमतमाहट दिखाते ये जनाब बीजेपी के नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता हैं। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के अध्यक्ष जी दरोगा को देख लेने की धमकी देने के आरोप में अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन क्यों, अब वो बयान आपको सुनाते हैं। गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, जूते इतने मारूंगा भूल जाएगा नौकरी करना। मैं ये थाने के अंदर कहती हूँ, निकला ही बाहर को। नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है, आज तक निकलनी मैंने नहीं। आपने मेरे साथ मेरी बात सुन, आपने थाने के अंदर मारपीट करी, आप बाहर निकलो, मेरे साथ जनता है। और कौन सी बात मैंने गलत कह दी? मैं जब जाऊंगा यहाँ से ये बर्खास्त होगा, बर्खास्त सस्पेंड ना होगा। जो भी होगी प्रक्रिया नाम बता खाना खाऊँ मैं दूँ। कौन से मंत्री, कौन से प्रधानमंत्री आएंगे और क्या मतलब करेंगे। ये हालत तब है जबकि राज्य पुलिस की तरफ से ही जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती और रेप के 712 मामले सामने आए। इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार की करीब 6 घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में रोज 8 लोगों की हत्या हो रही है। और अपराध के इस बढ़ते ग्राफ पर जब एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने 19 मई को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब पूछा तो देखिए उन्होंने कैसे बचाव का पैबंद लगाना चाहा। आपके राज्य में अपराध बढ़ गए हैं? नहीं, कम हुए हैं अपराध। नहीं, डकैती और लूट में तो बढ़ गए। देखिए, आप देखें हत्या के मामले को देखिए, कम हुए हैं। हत्या के मामले में हर एफआईआर हो जाती है, पहले एफआईआर नहीं होती थी। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है हर पीड़ित की एफआईआर लॉन्च करिए। यूपी में आज कानून व्यवस्था की चौपट अवस्था पर जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ऐसे ही बयानों का पर्दा तो अखिलेश यादव और मायावती भी मुख्यमंत्री रहते उठते थे और योगी के मंत्री भी वही कर रहे हैं
जो पुराने मंत्री करते थे। मतलब अपराध पर सवाल हो तो फिर राजनीतिक साजिश बताकर पल्ला झाड़ लो। सुनिए यूपी के 4 मंत्रियों के बयान। हम विपक्ष के लोगों से अपील करते हैं कि वो राजनीति करें, विकास के नाम पर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन इस तरह की घिनौनी राजनीति ना करें। अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाज आएं। 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है और 60 दिन में बहुत तेजी के साथ सुधारने का प्रयास किया गया है। ये दंगा कैसे होते हैं बताओ? अब जानते हैं ना, उपजाए जाते हैं, दंगा होते हैं, आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, सब कुछ करते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हिंदुस्तान का 5वां हिस्सा यहाँ रहता है और कई देशों के बराबर से अधिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रहती है। जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार पूरी तरह से चिंतित है, गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि सामाजिक व्यवस्था में सियासत जब कानून को मुद्दा बनाती है तब वो शेर की सवारी करती है जिसे तूल देकर हल नहीं निकाला जा सकता? जरूरत है समाधान ढूंढने की, लेकिन वो तो दूसरे मोर्चे पर भी नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था की लचर स्थितियों के कारण जिस दूसरे मोर्चे पर फंसी हुई है वो है जातीय हिंसा। ऑल इंडिया के अंदर इसका परिणाम भारत सरकार को, मोदी को देखना पड़ेगा, भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मुझे तो राजनीतिक फायदा हो गया, जगह जगह लोग मुझे मिल गए। बहन मायावती जी के वहां जाने से जिस तरह से हिंसा दोबारा से भड़की, बीजेपी की समाज को बांटने की जो रणनीति रही है उससे जो उसको पॉलिटिकल लाभ होता रहा है। दलित समाज की लड़ाई लड़ने वाला एक ही फिलहाल एक युवक है जिसका इतना बड़ा दिल है, वो है मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण। बीएसपी के तत्वाधान में आप लोग जयंती मनाएंगे तो मेरे ख्याल सरकार की सरकार सोचेगी कि बीएसपी के लोगों के ऊपर हाथ डालने को तो महंगा भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की जातीय हिंसा में अब राजनीति का घोल ऐसा मिला नजर आ रहा है कि जनता धर्म तक बदलने को मजबूर हो रही है। सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसका नतीजा बरेली में देखने को मिला। दावा है कि बरेली में 200 से ज्यादा दलितों ने सामाजिक व्यवस्था में अपने अपमान का मुद्दा बनाकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हीं में से एक हैं जागन लाल। ये एक सामाजिक प्रथा है, सामाजिक व्यवस्था भारतवर्ष में इसकी इतनी कुप्रथा है, कुव्यवस्था है कि इससे परेशान होकर लोग बाग जो हैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। बरेली में हुआ धर्म परिवर्तन तो रिएक्शन है, क्योंकि एक्शन सहारनपुर में हुआ था। 5 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में पहले अंबेडकर मूर्ति न लगाने देने और फिर महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा न निकालने देने को लेकर जो हिंसा भड़की, उसके पीछे घनघोर राजनीति है, ऐसा अब उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। यूपी पुलिस ने खुफिया रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। इस रिपोर्ट में दावा है कि सहारनपुर हिंसा में जिस भीम आर्मी का हाथ होने का संदेह है उसका संबंध बीएसपी से है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की मदद मायावती के भाई आनंद कुमार कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि उसके पास भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर और मायावती के भाई आनंद कुमार के बीच हुई बातचीत के टेप भी हैं। तो क्या वाकई मायावती और भीम आर्मी के बीच पर्दे के पीछे दोस्ती है? इन दोनों पक्षों से सच जानना चाहा एबीपी न्यूज ने। अपनी खुद की कमियों को छिपाने के लिए ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार द्वारा यह मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करवा के इसे फिर एक सोची समझी व घिनौनी राजनीतिक साजिश के तहत ही मीडिया में उजागर करवाया गया है। मुझे राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं बहन जी का सहयोग नहीं लेना चाहता हूँ। बहन जी अपना काम करती है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज अपना काम करता है। सहारनपुर की जातीय हिंसा के पीछे राजनीति का एक मोड़ और है, वो है बीजेपी का। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल इसके किरदार है, जो शब्बीरपुर गांव की हिंसा के बाद पहली बार सामने आए और कहा कि वो शब्बीरपुर गांव को गोद लेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे सबके मिले जुले प्रयासों से वहाँ पुनः
जिस प्रकार से आपस में कोएग्जिस्ट करते थे लोग, आपस में प्यार से रहते थे, भाईचारे से रहते थे, वैसा ही वातावरण दोबारा बने। ये वही सांसद राघव लखनपाल हैं जो अप्रैल में दलितों और मुस्लिमों के बीच हुए तनाव में सियासी हीरो बनकर सहारनपुर में कूदे थे, लेकिन दलितों और सवर्णों के बीच शब्बीरपुर गांव में हुई हिंसा पर पर्दे के पीछे चले गए, जिसका गुस्सा भीम आर्मी के सदस्य निकालते हैं। लखनपाल ने सिर्फ दूधली में अम्बेडकर जयंती निकलवानी, जबरदस्ती दंगा करवाया, वहाँ पर एसएसपी का घर फोड़ा, जेल गया नहीं गया, और यहाँ पे मूर्ति रोक रहे हैं भाजपा के आदमी। तो आप ये देखो भाजपा कैसी राजनीति कर रही है। भाजपा राजनीति खेल ली, अलग अलग फांट रही लोगों को और जीत रही है, जातिवाद फैलाई। सियासत के इसी रंग के कारण सहारनपुर में इतनी हालत गंभीर हो गई कि योगी सरकार को अपने गृह सचिव को आखिरकार स्पेशल विमान से बुधवार को सहारनपुर भेजना पड़ा, जो लोगों को समझाते बुझाते नजर आए। इतना भरोसा दिलाता हूँ कि देखिए अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसकी गंभीरता हम समझ रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं वैसी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सहारनपुर की जातीय हिंसा का रूप इतना बिगड़ा कैसे? आखिर वो क्या कारण हुए जिसकी वजह से एक सामाजिक व्यवस्था का विवाद इतनी बड़ी हिंसा को जन्म दे बैठा? क्या 20 दिन में जातीय हिंसा और उसके बाद फैले तनाव को संभालने में सरकार से कोई बड़ी चूक हुई? क्या योगी सरकार की कमजोर प्रशासनिक नीतियों की वजह से यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं? इन कारणों को समझने के लिए कुछ बातों पर गौर करिए। सहारनपुर में पहले अप्रैल में विवाद हुआ तो एसएसपी लव कुमार का तबादला कर दिया गया। फिर एसएसपी बनाए गए सुभाष चंद्र दुबे को भी सरकार ने महीने भर के भीतर सहारनपुर से चलता कर दिया। एसएसपी ही नहीं, डीएम का भी अचानक तबादला किया। इसलिए सवाल उठता है, जहां हालात पहले से तनाव भरे हों, वहां सिर्फ तबादले करके सरकार क्या अपनी साख बचाना चाहती है? क्या अचानक नए अफसर को नियुक्त करके हालात संभालने की सोचना प्रशासनिक अदूरदर्शिता है? इस बात को समझने के लिए हम यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के पास पहुंचे। ये वैसे ही है कि आईसीयू से निकला हुआ मरीज, उसको आप मैराथन दौड़ाने के लिए खड़ा कर दें। आईसीयू का मरीज अभी 6 महीने मैराथन तो छोड़ दीजिए 100 मीटर चल नहीं पाएगा। सबसे पहले उसकी सेवा, उसकी व्यवस्था ऐसे कर दीजिए कि अपने पैर पे खड़ा तो हो जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपराध और जातीय हिंसा में फंसी जनता को इंसाफ दिलाने के लिए योगी सरकार तबादलों को हथियार बनाकर चल रही है। योगी सरकार बनने के बाद अब तक 216 आईपीएस अफसरों का तबादला किया जा चुका है। अब तक 254 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर योगी सरकार कर चुकी है। 150 से ज्यादा एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक रेवेन्यू का काम संभालने वाले एसडीएम को कानून व्यवस्था संभालने को कहा जा रहा है। सवाल उठता है, क्या तबादलों से अपराध और अपराधी काबू में आएंगे? यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से इस बात का जवाब हमने जानना चाहा। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये भी एक संदेश जाना ज़रूरी है अधिकारी वर्ग में कि आप सत्ता, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, और उस जिम्मेदारी में कहीं कमी होती है जिससे शासन पे उंगली लोग उठाते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर अपराधियों में पुलिस और सरकार का डर नहीं बैठ रहा तो क्या करना होगा? आम जनता के लिए यूपी के 2 पुलिस प्रमुखों की राय हमने पता की है। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर ये क्लियर संदेश चला जाता है कि हम जो भी आदमी गलत काम करेगा, जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो भी कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर ये संदेश चला जाता है, शुरू में ही चला जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि ज़्यादा संभावना यही रहती है कि स्थिति बिगड़ेगी नहीं। परंतु ऐसा लगता है कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर थी जिसकी वजह से घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। एक बार सब नेता निश्चय कर लें कि सारे अपराधी हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन की तरह उनसे व्यवहार करें, लेकिन जनता के सामने ये हमारे दुश्मन हैं और अंदर खाने ये हमारे अभिन्न मित्र हैं। ये दोहरी नीति और डबल स्पीक चलने वाला नहीं है। आप एक बार निर्णय कर लीजिए कि जनहित में आप अपराधियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे या फिर उनसे दोस्ती निभाएंगे। अब ये बात आज हर राजनीतिक दल को समझनी होगी कि कानून को सिर्फ मुद्दा बनाकर वोट हासिल करना और सरकार बनने पर कानून की व्यवस्था समुचित रूप से लागू करना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए जरूरी है
कि अब सरकार जल्द अपराध से निपटने की मजबूत कार्रवाई करे, सिर्फ दावे नहीं। सिर्फ इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सिर्फ पुलिस अफसरों की ही नहीं बल्कि मंत्रियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस कॉल देकर अपनी आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कोलकाता में आज बीजेपी के विरोध जुलूस के दौरान बहुत भारी बवाल हुआ। हंगामे की ये तस्वीरें कोलकाता के लाल बाजार की हैं, जहां जुलूस निकाल रहे बीजेपी समर्थकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हिंसक झड़प हो गई। नतीजा, पानी की बौछार के बाद उन पर लाठियां भी बरसाई गई। लाठीचार्ज में अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इस पर भड़के बीजेपी समर्थकों ने कई गाड़ियां फूंक दी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर जुलूस को मस्जिद के पास रोका, जिसके बाद मस्जिद से जुलूस पर पथराव हुआ। झड़प के बाद पुलिस ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल में लचर कानून व्यवस्था और कोलकाता के विवादित इमाम बरकती की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने जुलूस निकाला था। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि कैसे भारत ने 24 सेकंड में 16 धमाके करके पाकिस्तान को आतंक पर मुंहतोड़ जवाब दिया था। आतंक के घर में घुसकर घंटी बजाने वाली इस खबर पर दर्शकों ने भी अपनी राय जाहिर की है। पाकिस्तान में घंटी बजा के आतंक को घुस के मारो, यही हमारी जान, हमारे देश की शान है, यही हमारी पहचान है। हमें विश्व को बताना है कि हमारी शक्ति क्या है। इंडियन आर्मी को पूरी छूट देनी चाहिए ताकि वो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ, परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ वर्क कर सके और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सके। पाकिस्तान खुद भी अशांत है, दूसरे देशों को भी अशांत करता है, अतः उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। का जवाब पत्थर से दिया, ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है। ऐसी आतंकी घंटी बजाना। जय हिंद, जय जवान। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।